गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं कैलाश चंद शर्मा आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो अपनी सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा था वो था बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरियोलॉजी में हमने पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बैक्टीरियोलॉजी में हम स्टडी किस प्रकार से करते हैं, और साथ ही हमने एक बैक्टीरिया के बारे में हमने स्टडी भी की थी जिसका नाम था क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके बाद में जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो स्टडी होगी वो भी उसी सीक्वेंस में होगी। जैसे उसकी मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, पैथोजेनेसिस हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस, उसी सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। और अगर हम बात करें बेटा जी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है, एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और मोस्टली अगर हम देखें कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें अगर इसके इंट्रोडक्शन या मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं, किसकी? मॉर्फोलॉजी की। अगर मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं बेटा जी, तो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव है। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें तो ये ग्राम स्टेनिंग के द्वारा स्टेन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ग्राम स्टेनिंग के द्वारा स्टेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी जो सेल सरफेस है, जो सेल सरफेस है, इस पे क्या प्रेजेंट होता है? माइकोलिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या नहीं होगा बेटा जी, ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होगा। तो फिर स्टेन किससे होगा? तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, आपने पढ़ा होगा, ये होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग के द्वारा। एसिड फास्ट स्टेनिंग के द्वारा क्या होगा बेटा जी? स्टेन होगा। या हम बोल सकते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग, यानी किसके द्वारा हुआ? एसिड फास्ट स्टेनिंग, या इसको हम बोल सकते हैं ZN स्टेनिंग। ZN स्टेनिंग यानी झील नेल्सन स्टेनिंग के द्वारा इस बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। और जब हम इसको स्टेन करेंगे बेटा जी, तो याद रखना जो एसिड फास्ट बेसिलाई है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एसिड फास्ट बेसिलाई या AFB भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड फास्ट बेसिलाई या AFB भी बोलते हैं। और मोस्टली जब हम इसको स्टेनिंग कर रहे हैं तो जो बैक्टीरिया होंगे ब्राइट रेड कलर के होंगे। जो बैक्टीरिया है वो कैसे होंगे? ब्राइट रेड कलर के होंगे। जबकि जो इसका बैकग्राउंड होगा, बैक्टीरिया तो कैसा दिखाई देगा अपने को स्टेनिंग में? ब्राइट रेड। कैसा बेटा जी? ब्राइट रेड कलर का दिखाई देगा। जबकि जो उसका बैकग्राउंड है, जबकि उसका जो बैकग्राउंड है वो अपने को कैसा दिखाई देगा? बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जो उसका बैकग्राउंड है वो अपने को दिखाई देगा कैसा? ब्लू बैकग्राउंड दिखाई देगा। यानी बैकग्राउंड के को हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो भी जितने भी जो पस सेल्स वगैरह है, नेक्रोटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेज हैं, वो तो किस कलर की दिखाई देगी? अपने को ब्लू कलर की दिखाई देगी। जबकि जो बैक्टीरिया है वो कल्चर एसिड फास्ट स्टेनिंग के दौरान ब्राइट रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं उसकी मॉर्फोलॉजी की। और मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया था कि हम किसकी स्टडी करें? उसकी स्ट्रक्चर की, साइज की, शेप की स्टडी हम करते हैं। तो अगर स्टडी हम कर रहे हैं तो कैसा बैक्टीरिया होगा? ग्राम पॉजिटिव होगा, या हम उसको बोल सकते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई। कैसा? एसिड फास्ट बेसिलाई है, ठीक है। और कैसा होता है? सिलेंडर होता है। कैसा होगा? सिलेंडर होगा, पतला होगा, स्ट्रेट होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट होगा, सिलेंडर होगा, स्ट्रेट होगा। साथ ही इसको जो एंड्स हैं, जो एंड्स हैं वो कैसे होंगे? राउंडेड एंड्स होंगे। कैसे एंड्स होंगे बेटा जी? राउंडेड एंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली अगर हम बात करें तो कैसा बैक्टीरिया है? एसिड फास्ट बेसिलाई है। मोस्टली होता ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन ग्राम स्टेनिंग के द्वारा स्टेन नहीं होने की वजह से इसको हम स्टेन करते हैं ZN स्टेनिंग के थ्रू। किसके थ्रू? ZN, जिसको हम बोलते हैं झील नेल्सन स्टेनिंग। दो साइंटिस्ट के नाम है, झील और नेल्सन ने। क्या नाम है? झील और नेल्सन। दिया किसने था? एहरलिच नामक साइंटिस्ट ने दिया था। लेकिन उसके बाद में जो एसिड फास्ट स्टेनिंग उसमें मॉडिफिकेशन कुछ किया था, वो किसने किया था? झील और नेल्सन ने। किसने किया था? झील और नील्सन ने क्या किया था? इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया था। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? झील नेल्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। राउंड एंड्स हो गए, सिलेंडर हो गया, स्ट्रेट हो गया, और उसके जो एंड्स हैं वो क्या होते हैं? राउंडेड होते हैं।
यानी जो एंड्स दिखाई देते हैं बेटा जी वो कैसे दिखाई देते हैं, थोड़े राउंडेड दिखाई देते हैं। एरोबिक नेचर होता है, एरोबिक बेसिलाई है। ओब्लिगेट एरोब होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये ग्रोथ करेगा। एरोबिक का मतलब क्या है, और मोस्टली होता है ओब्लिगेट एरोब्स, मोस्टली यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करेगा। नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, कैसा है, नॉन स्पोरिंग है, यानी स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है इसके अंदर। अगर हम बात करें कैसा बैक्टीरिया है, नॉन स्पोरिंग है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा इसके अंदर, जो स्पोर फॉर्मेशन है वो नहीं होता है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैसा बैक्टीरिया होगा, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है और रोड शेप्ड होता है। मोस्टली वही आ गया, कैसा है, सिलेंडर, स्ट्रेट और राउंड एंड्स होंगे, यानी मोस्टली रोड शेप होगा और नॉन मोटाइल होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। और मोस्टली सेल वॉल क्या होती है, रिच इन लिपिड्स की बनी हुई होती है। एसिड फास्ट बेसिलाई है, कैसा है, एसिड फास्ट बेसिलाई क्यों है, क्योंकि ये ग्राम स्टेनिंग के द्वारा स्टेन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी सेल सरफेस में क्या नहीं है, सॉरी सेल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, इसको ग्राम स्टेनिंग होने से प्रिवेंट करेगा। और वेरी स्लो ग्रोविंग बैक्टीरिया है, यानी इसकी जो ग्रोथ है बहुत स्लो होती है, ग्रोथ क्या होगी, बहुत स्लो होगी। और इसकी अगर साइज की हम बात करें, साइज की हम बात करें तो 1 से 4 माइक्रोन मीटर तो इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, जबकि इसकी जो विड्थ है वो होगी 0.2 टू 0.8 माइक्रोन मीटर, क्या होगी, इसकी विड्थ होगी। ठीक है, अगर हम बात करें साइज की, साइज कितनी है, 1 से 4 माइक्रोन मीटर, ये तो क्या उसकी लेंथ हो गई, जबकि जो उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी होगी, 0.2 टू 0.8 माइक्रोन मीटर। अगर एवरेज की हम बात करें, जो एवरेज लेंथ है, एवरेज लेंथ होती है 3 माइक्रोन मीटर, और इसकी जो विड्थ होगी एवरेज वो होगी 0.3 माइक्रोन मीटर। ठीक है, एवरेज की अगर हम बात करें तो कितनी है, 3 माइक्रोन मीटर क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई, जबकि जो इसकी विड्थ है वो कितनी होगी, 0.3 माइक्रोन मीटर क्या हो गई, इसकी विड्थ हो गई। तो हम बात कर रहे हैं बेटा जी मॉर्फोलॉजी की, तो ये हो गई अपनी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम की अगर हम बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो मोस्टली कैसा बैक्टीरिया है, एसिड फास्ट बेसिलाई है, एरोबिक नेचर है, ओब्लिगेट एरोब्स हैं। ठीक है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, नॉन मोटाइल है, रोड शेप है, रोड शेप में भी कैसे होंगे, सिलेंडर होंगे, यानी पतले होंगे, स्ट्रेट होंगे, और इसके जो एंड्स हैं वो कैसे होते हैं, राउंडेड एंड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो ग्रोविंग है, ग्रो करता है कल्चर मीडियम में, क्या करता है, वेरी स्लो ग्रो करता है। तो ये हो गया इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा जी कल्चर की। इंपॉर्टेंट है कल्चर भी, कि जो बैक्टीरिया है मोस्टली किस मीडियम में हम कल्चर करवा रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कैसा बैक्टीरिया है, ओब्लिगेट एरोब्स हैं, कैसा है, ओब्लिगेट एरोब है, कैसा बैक्टीरिया है, ओब्लिगेट एरोब्स है। यानी कौन से कंडीशन में ग्रोथ करेगा बेटा जी, ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही यह ग्रोथ करेगा। एरोब का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ओब्लिगेट मतलब इसी प्रेजेंस में ग्रोथ करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये अपनी ग्रोथ नहीं करेगा, या हम बोल सकते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स नहीं है कि ताकि इसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो भी ग्रोथ कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ओब्लिगेट एरोब है, ओनली ऑन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करेगा। और हमने पढ़ा था कि ये क्या है, इसका जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, स्लो होती है। इसकी ग्रोथ की हम बात करें तो ग्रोथ क्या है, बिल्कुल स्लो देखने को मिलती है। ग्रोथ कैसी देखने को मिलेगी, स्लो, यानी जो इसका जनरेशन टाइम है, जनरेशन टाइम है वो होता है 13 से 14 आवर्स, 13 से 14 घंटे के लगभग होता है जनरेशन टाइम। आपने पढ़ा होगा जब बैक्टीरियल ग्रोथ करो आपने पढ़ा था, तो उसमें जनरेशन टाइम मतलब एक बैक्टीरिया से जो डबल बैक्टीरिया 2 डॉटर सेल्स बनने में का बीच का जो टाइम है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं। तो मोस्टली कैसा है, स्लो बैक्टीरिया है, स्लो ग्रोथ होगी, और जो जनरेशन टाइम होगा वो कितना होगा, 13 to 14 आवर्स होगा। मोस्टली इसको जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको इनोकुलेट करवाते हैं। और कौन से मीडियम के अंदर, मोस्टली एनरिच मीडियम के अंदर ग्रोथ कर सकता है,
और इजीली ग्रोथ करता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाने वाला मेथड है या कल्चर मीडियम है वो होता है लोवेंस्टन जेनसन मीडियम। अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की तो मोस्टली एनरिच मीडियम में भी ग्रोथ करता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाने वाला जो मीडियम है वो कौन सा है, लोवेंस्टन जेनसन्स मीडियम, ठीक है। जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, इसको इंक्यूबेट करवा रहे हैं कितने टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और मोस्टली 2 to 8 वीक्स। यहाँ पे 2 to 8 वीक्स क्या है, मोस्टली इसकी जो कॉलोनीज अपीयर होती है बेटा जी वो कब होती है, 2 से 8 वीक के बीच में इसकी जो कॉलोनीज है, ये कॉलोनीज है ये क्या होगी, अपीयर होगी, कॉलोनीज का फॉर्मेशन होगा, ये क्या है, कॉलोनीज। और कब फॉर्मेशन हो रहा है, 2 to 8 वीक्स, ठीक है। यानी कॉलोनीज का फॉर्मेशन कब हो रहा है, 2 to 8 वीक्स को। टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो रहे हैं, लोवेंस्टन जो जेनसन मीडियम है, एलजे जो मीडियम है उस पे ये क्या कर रहे हैं, इजीली ग्रोथ कर रहे हैं। यानी मोस्ट कॉमन यूज में ले जाने वाला कल्चर मीडियम कौन सा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वो है लोवेंस्टन जेनसन मीडियम। और अगर हम बात करें जो लोवेंस्टन जेनसन मीडियम है उसमें क्या क्या कंटेन हो सकते हैं, कंटेन्स कोगुलेटेड एग्स, जो कोगुलेटेड एग्स है, बॉइल एग्स वगैरह इसको हम बोल सकते हैं, बीटन एग्स भी बोल सकते हैं। बीटन एग्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बीटन एग्स है, मिनरल साल्ट सॉल्यूशंस हैं, एस्पार्जिन है और मेल्चिट ग्रीन है, और एगार वगैरह है वो भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर लोवेंस्टन जेनसन मीडियम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, बीटन एग्स या जिसको हम बोलते हैं कोगुलेटेड एग हम बोल सकते हैं, मिनरल साल्ट सॉल्यूशन है, एस्पार्जिन्स है, और मेल्चिट ग्रीन और एगार इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और हम बात करें यहाँ पे मेल्चिट ग्रीन की, तो जो मेल्चिट ग्रीन यहाँ पे यूज में लिया जाता है बेटा जी वो किस लिए यूज में लिया जाता है, जो अदर बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम क्या यूज में ले रहे हैं, यहाँ पे मेल्चिट ग्रीन यूज में लेते हैं। क्या यूज में ले रहे हैं, मेल्चिट ग्रीन। किस लिए यूज में ले रहे हैं, जो बैक्टीरिया है, अदर बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को छोड़ के बाकी जो अदर बैक्टीरिया अगर डेवलप होंगे तो क्या होगा, अपना जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, अल्टर्ड हो सकता है। तो उन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए हम इसमें क्या ले रहे हैं, मेल्चिट ग्रीन यूज में ले रहे हैं, ठीक है। और मेल्चिट ग्रीन की हम बात करते हैं तो ये कलर प्रोवाइड भी करवाता है कल्चर मीडियम को। ये क्या करवाएगा, कल्चर जो मीडियम है उसको कलर भी प्रोवाइड करवाने के काम में आता है। और मोस्टली जो मेल्चिट ग्रीन है मोस्टली समुद्र वगैरह के अंदर पाए जाने वाले ग्रीन कलर का स्टोन वगैरह के टाइप में देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल्चिट ग्रीन बोल रहे हैं। उससे कई यूजेज हो सकते हैं इसके, अगर देखें तो कई यूजेज हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह में भी ये काम में लिया जाता है। मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो किस में काम में लिया जाता है, ज्वेलरी वगैरह में भी काम में लिया जाता है। और मोस्टली जो कलर प्रोवाइड करवाना है किसका, मेल्चिट ग्रीन का, कल्चर मीडियम को क्या करवा रहा है, कलर प्रोवाइड भी करवा रहा है। और मोस्टली जो कॉलोनीज अपीयर होगी वो कैसी होगी, ड्राई होगी, इरेगुलर कॉलोनीज होगी, बफ कलर्ड होगी। यानी मोस्टली बफ कलर्ड हम बोल सकते हैं, चमड़े का जो कलर है उसके कलर की होंगी, ड्राई होंगी, बिल्कुल सूखी होगी, इरेगुलर कॉलोनीज होंगी। कैसी होगी, इरेगुलर कॉलोनीज होंगी। किस पे होंगी, रिंकल्ड सरफेस पे कैसी देखने को मिलेगी, बफ कलर्ड ड्राई इरेगुलर कॉलोनीज। कौन सी सरफेस की हम बात कर रहे हैं, रिंकल्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। जबकि जो स्मूथ सरफेस है बेटा जी, स्मूथ सरफेस है उसमें कैसी देखने को मिलेगी, बिल्कुल वाइट देखने को, जो क्रीमी वाइट है वो देखने को मिलेगी, या फिर येलो कलर हो सकता है, क्रीमी वाइट टू येलो कलर हो सकता है। किसके अंदर, स्मूथ सरफेस के अंदर। यानी रिंकल्ड सरफेस की हम बात करें, रिंकल्ड सरफेस की हम बात करते हैं तो कैसी होगी, बफ कलर्ड होगी, ड्राई होगी, इरेगुलर होगी, और जो इरेगुलर कॉलोनीज होगी। लेकिन जो कॉलोनीज है स्मूथ सरफेस की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो उस पर कैसी दिखाई देगी, वाइट टू येलो होगी, येलो कलर की अपने को कॉलोनीज दिखाई देगी, ठीक है। कल्चर का मतलब क्या है, मोस्टली कल्चर मीडियम के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा रहे हैं। कल्चर में हम क्या करते हैं, मोस्टली कल्चर मीडियम्स हैं अपने पास, अलग अलग कल्चर मीडियम होते हैं, जैसे एनरिचमेंट मीडियम है, ब्लड एगार है, न्यूट्रिएंट एगार है, सिंपल मीडियम है। ये मीडियम्स हम यूज करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ताकि उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसमें बैक्टीरिया जो है इजीली ग्रोथ कर सकता है। और मोस्टली हमने पढ़ा है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो कौन से मीडियम में ग्रोथ करता है, लोवेंस्टन
जेनसन मीडियम के अंदर। एनरिचमेंट मीडियम के अंदर भी ग्रोथ कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाने वाला जो मेथड है वो कौन सा है? लोवेंस्टन जेनसन मीडियम। तो बेटा जी ये हो गया अपना कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम हो गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो कॉलोनीज है कैसी दिखाई दे रही है, इस तरीके की ये कॉलोनीज बनती है। अगर हम बात करें लोवेंस्टन जेनसन मीडियम के अंदर तो जो कॉलोनीज बनेगी वो इस तरीके की कॉलोनीज अपने को दिखाई देगी बैक्टीरिया की। ठीक है, इस तरीके की कॉलोनीज दिखाई देगी। ये क्या है? व्हाइट टू येलो के अंदर स्मूथ सरफेस पे अगर हम देख रहे हैं तो व्हाइट टू येलो कलर की, क्रीमी व्हाइट टू येलो कलर की अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, और यही हम बात करें रिंकल्ड सरफेस पे तो यह क्या है? बफ कलर्ड है, बफ कलर्ड है। ठीक है, बफ कलर्ड है। साथ ही क्या हो सकता है? ड्राई है, ड्राई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की कॉलोनीज हैं जो अपने को अलग अलग सरफेस पे, जो रिंकल्ड सरफेस है उस पर कैसी देखने को मिलेगी और जो स्मूथ सरफेस है उस पर कैसे देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिकल रिएक्शंस। मोस्टली बायोकेमिकल रिएक्शन हम करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस यूज में लेते हैं। कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हम करते हैं, उसमें जो टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फर्स्ट है नायासिन टेस्ट। नायासिन टेस्ट की अगर हम बात करें, यानी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है? नायासिन टेस्ट। और नायासिन टेस्ट की हम बात करते हैं तो जो टेस्ट हम करेंगे मोस्टली माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें क्या होती है? कमी होती है एंजाइम की, लैक ऑफ एंजाइम होगा। और कौन सा एंजाइम होगा? मोस्टली जो नायासिन को क्या करे? कन्वर्ट करता है किसके अंदर? नायासिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड। ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ नायासिन एक्यूमुलेट इन द कल्चर मीडियम। ठीक है, यानी क्या है? माइकोबैक्टीरियम लैक द एंजाइम्स दैट कन्वर्ट्स नायासिन टू नायासिन राइबोन्यूक्लियोटाइड ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ नायासिन एक्यूमुलेट्स इन द कल्चर मीडियम। यानी मोस्टली जो नायासिन का सिक्रीशन है वो करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसमें क्या है? कमी है, एक एंजाइम की क्या है? कमी है। और जो एंजाइम की कमी है अगर वो एंजाइम प्रेजेंट होता तो वो क्या करता? नायासिन को किस में कन्वर्ट करता? नायासिन राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करता। लेकिन वो एंजाइम है ही नहीं बैक्टीरिया के अंदर, तो जो नायासिन है वो कन्वर्ट भी नहीं होगा नायासिन राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो क्या होगा? जो नायासिन है वो क्या होगा? एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो कल्चर मीडियम है उसमें क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। और अगर हम टेस्ट करते हैं नायासिन टेस्ट तो कल्चर मीडियम के अंदर अपने को एक्सेसिव अमाउंट में अगर नायासिन देखने को मिल रहा है तो वो क्या होगा? बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मोस्टली हम बात करें कि जो डिटेक्ट करें नायासिन को कल्चर मीडियम के अंदर किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो नायासिन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं 10% साइनोजन ब्रोमाइड। 10% साइनोजन ब्रोमाइड हम अगर कल्चर मीडियम के अंदर ऐड करेंगे, साथ ही 4% एनिलीन इन 96% एथेनॉल के साथ, जो 4% एनिलीन है 96% एथेनॉल के साथ अगर उसमें ऐड करते हैं कल्चर मीडियम के अंदर, तो अगर पॉजिटिव रिएक्शन होगी, अगर पॉजिटिव रिएक्शन होगी तो जो कलर होगा कैनरी येलो, यानी हल्का पीला कलर वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। येलो कलर अपने को वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर पॉजिटिव रिएक्शन है तो कैसा कलर देखने को मिल रहा है? येलो कलर देखने को मिला। अगर येलो कलर है तो वहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम बोविस है वो क्या होता है? इस टेस्ट में नेगेटिव होता है। माइकोबैक्टीरियम बोविस क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन अगर कैनरी येलो कलर देखने को मिल रहा है तो क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और बायोकेमिक जो रिएक्शन टेस्ट है वो कैसा है? पॉजिटिव है कि उस कल्चर मीडियम के अंदर क्या है? नायासिन प्रेजेंट है। और नायासिन प्रेजेंट है तो वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये अपना फर्स्ट टेस्ट हो गया नायासिन टेस्ट। समझ में आ गया होगा इजीली कि मोस्टली जो कल्चर मीडियम्स हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? कलर्स के आधार पर उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ केमिकल हम यूज में ले रहे हैं, जैसे 10% साइनोजन ब्रोमाइड ऐड कर रहे हैं, और या फिर 4% एनिलीन इन 96% एथेनॉल हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर ऐड करते हैं। यानी मोस्टली मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होती है? एक एंजाइम की कमी होती है। और जो एंजाइम की कमी होती है उसका काम क्या होता है? नायासिन
राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। लेकिन कमी है तो क्या होगा, वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो जो नायासिन है वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा कल्चर मीडियम के अंदर, और उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने को नायासिन दिखता है तो उसमें कैसा हो जाएगा, उसका कलर येलो कलर हो जाएगा। तो टेस्ट क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेकंड टेस्ट, बायोकेमिकल रिएक्शन की ही हम बात करते हैं। तो सेकंड टेस्ट है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। तो नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट की हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था नायासिन टेस्ट, सेकंड है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम। इसमें क्या करेगा, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जबकि उसमें क्या था, कमी थी एंजाइम की। जो क्या करता है, एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रो रिडक्टेज, जो मोस्टली क्या करता है, रिड्यूस करता है नाइट्रेट को नाइट्राइट के अंदर। जो नाइट्रेट है उसको रिड्यूस करेगा किसके अंदर, नाइट्राइट के अंदर। यानी मोस्टली अगर हम बात करें, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम है नाइट्रो रिडक्टेज। जो क्या करता है, रिड्यूस करेगा किसको, नाइट्रेट को, किसमें, नाइट्राइट के अंदर। किसके अंदर, नाइट्राइट के अंदर। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो ऐड कर रहे हैं वो ऐड करते हैं सल्फेनामाइड एंड एन नेफ्थाइल इथाइलिन डाइएमाइन डाइहाइड्रोकोलेट हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अगर ये हम केमिकल एजेंट इसमें ऐड करते हैं तो जो रिएक्शन होगी, अगर पॉजिटिव रिएक्शन तो पिंक और रेड कलर अकर होगा। कैसा कलर अकर होगा, पिंक और रेड कलर अकर होगा। अगर कलर अकर नहीं हो रहा तो कैसा है, नेगेटिव है। और अगर पिंक और रेड कलर वहां पे अकर हो रहा है तो कैसा है, ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, पॉजिटिव है, जबकि माइकोबैक्टीरियम जो बोविस है वो इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये दो बायोकेमिकल रिएक्शंस है जिसके द्वारा हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इन नायासिन टेस्ट। आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखनी है, जो नायासिन टेस्ट है उसमें तो एंजाइम की कमी होती है, एक उसमें तो क्या होगी, एंजाइम की कमी होगी। और जो एंजाइम है वो क्या करता था, उसके अंदर नायासिन राइबोन्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वो क्या रहेगा, उसमें कम प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो नायासिन है किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, नायासिन राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। जबकि हम नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट की हम बात करें तो इसमें एंजाइम प्रेजेंट है। नायासिन में क्या था, एब्सेंट था, इसमें क्या है, प्रेजेंट है। और कौन सा एंजाइम है, नाइट्रो रिडक्टेज, जो क्या करेगा, इसमें नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट के अंदर। तो ये हो गए अपनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस के बाद में हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी पैथोजेनेसिस। क्या है, पैथोजेनेसिस। और पैथोजेनेसिस की हम बात करते हैं तो कौन सी डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस करता है, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सी डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कंडीशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, हम बोल सकते हैं इसको कोच फिनोमिनोन भी बोल सकते हैं, कोच फिनोमिनोन। जो आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन वाली यूनिट के अंदर, रॉबर्ट कोच के बारे में जब पढ़ा था, आपने पढ़ा था कोच फिनोमिनोन के बारे में कि कोच फिनोमिनोन क्या होता है। और कोच फिनोमिनोन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो डिस्कवरी थी या जो खोज थी सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच जो साइंटिस्ट है उसने इसके बारे में सबसे पहले बताया था 1882 को। 1882 में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोच फिनोमिनोन भी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोल रहे हैं, कोच फिनोमिनोन। या फिर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर इसके और दूसरे नाम की हम बात करें तो क्या है, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर है। यानी एक सोशल जो कंडीशंस है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज कंडीशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सोशल कंडीशन को। कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, मोस्टली जहाँ पे क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पुअर है, ओवर क्राउडेड एरियाज हैं, इलिटरेसी की कंडीशन है, स्टारवेशन की कंडीशन है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। जबकि जो सोशियो इकोनॉमिक रूप से क्या है, मजबूत है,
वहाँ पे एजुकेशन का स्तर क्या है, बढ़िया है, तो वहाँ पे ये बहुत कम देखने को मिलता है। जबकि जो सोशल स्टेटस वीक होने की वजह से उन कम्युनिटीज़ के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो है इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके टाइप्स की। मोस्टली जो ट्यूबरक्लोसिस है इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, कौन सा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और सेकंड है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, कौन सा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। कौन कौन सा हो गया, अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो इसमें है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जबकि हम बात करें एनिमल्स के अंदर ये कोज करता है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्या करेगा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जबकि हम बात करें एनिमल्स के अंदर तो एनिमल्स में क्या करेगा, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस है। मोस्टली हम बात करें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। अगर डिजीज कंडीशन कहाँ है, लंग्स के अंदर है, जो लंग्स की एल्वियोलाइज है वहाँ पे अगर क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, वहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगी। और अगर लंग्स को छोड़ के, लंग्स के अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर है, जैसे ब्रेन है, ब्लड है, बोन है, किडनी है, ठीक है, इसके अलावा और भी अदर ऑर्गन हो सकते हैं, अगर उनके अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहलाएगा। ठीक है, यानी पल्मोनरी तो किसमें हो गया, लंग्स के अंदर है, ठीक है, जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग्स को छोड़ के बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स में है तो वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहलाएगा। जैसे ब्रेन के अंदर हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस के रूप में हो सकता है, ब्लड के अंदर है तो सेप्टिसीमिक कंडीशन हम बोल सकते हैं, बोन के अंदर हो सकता है और किडनी वगैरह के अंदर है। तो क्या हो गए, इसके टाइप्स हो गए। जो मोस्ट कॉमन टाइप देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप देखने को मिलता है, लगभग 85% जो केसेस देखने को मिलते हैं वो किसके देखने को मिलते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के। लगभग 85% जो केसेस देखने को मिलेंगे वो किसके देखने को मिलेंगे, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यानी मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो कौन सा देखने को मिलता है, लंग्स का टीबी देखने को मिलता है। कौन सा, लंग्स का जो टीबी है, फेफड़ों का जो टीबी है वो देखने को मिलेगा। जबकि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो 50% केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन इस वजह से कौन सा हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या है, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जो डेंजरस कंडीशन होगी, जो डेंजरस कंडीशन होगी वो होगी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। डेंजरस जो कंडीशन क्रिएट करता है ट्यूबरक्लोसिस वो कौन सी कंडीशन में करता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। यानी लंग्स को छोड़ के अगर वो कहाँ चला गया, ब्रेन के अंदर चला गया तो डेंजरस कंडीशन हो सकती है, पेशेंट के लिए लीथल कंडीशन हो सकती है। अगर ब्लड के अंदर है, सेप्टिसीमिया की कंडीशन कोज कर दी तो क्या हो सकता है, डेंजरस कंडीशन है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जो डेंजरस कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, ब्रेन और ब्लड। यानी मोस्टली जो लीथल कंडीशन है वो कौन कौन सी है, ब्रेन के अंदर कोज कर सकता है और ब्लड के अंदर क्या कोज कर रहा है। अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो वो क्या हो सकती है, लीथल कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस कंडीशन कौन सी हो गई, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और मोस्ट कॉमन कौन सी हो गई, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि 85% केसेज अगर हम देखें तो किसके देखने को मिलते हैं, लंग्स के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके देखने को मिलते हैं। बाकी जो 15% है वो किसके देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी के देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इसकी पैथोजेनेसिस की हम बात करें, स्प्रेड कैसे होता है, तो सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, ड्रॉपलेट या एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है। ड्रॉपलेट्स के थ्रू हम स्नीजिंग कर रहे हैं, कफिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अगर उसके कॉन्टेक्ट में एक हेल्दी पर्सन आ रहा है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन क्या कर रहा है, कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग वगैरह कर रहा है, उसके कॉन्टेक्ट में क्या आ गया, कोई हेल्दी पर्सन आ गया, तो क्या कर लेगा, उन बैक्टीरियाज को इनहेल कर लेगा। क्या कर लेगा, बैक्टीरियाज को इनहेल कर लेगा। और इनहेल करने के बाद में क्या होगा, बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाएंगे। बैक्टीरिया कहाँ चले जाएंगे, हेल्दी पर्सन के अंदर। और हेल्दी पर्सन के अंदर चले गए, मोस्टली माउथ के थ्रू जाएंगे। माउथ के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के अंदर चले गए तो ट्रेकिया में अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी फर्स्ट डिफेंस। फर्स्ट
डिफेंस देखने को मिलती है बॉडी की, फर्स्ट डिफेंस देखने को मिलेगी कहाँ पे, ट्रेकिया के अंदर। यानी ट्रेकिया में मोस्टली क्या प्रेजेंट होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलियास प्रेजेंट होती है। सीलिया प्रेजेंट होती है और गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स, गोबलेट सेल्स, ठीक है। सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे और गोबलेट सेल होगी जो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। जैसे ही बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, गोबलेट सेल्स और जो सीलिया उसको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे ट्रैप करके क्या करेंगे, कफिंग रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं। कफिंग रिफ्लेक्स क्या जनरेट करेंगे, कफिंग रिफ्लेक्स जनरेट करेंगे। और अगर कफिंग रिफ्लेक्स जनरेट होगा तो बैक्टीरिया यहाँ से वापस बाहर माउथ के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बैक्टीरिया ट्रेकिया से कहाँ चला गया, लंग्स के अंदर चला गया, कहाँ चला गया, लंग्स के अंदर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया अंदर चला गया, ये अंदर जाके क्या करेगा, मैक्रोफेजेज जो है उसको एनगल्फ कर लेगी। जो मैक्रोफेजेज हैं वो क्या करेगी, इसको एनगल्फ करेगी। एनगल्फ करने के बाद में भी मोस्टली ऐसा बैक्टीरिया है, अगर इसको मैक्रोफेजेज ने एनगल्फ कर लिया तो भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जो मैक्रोफेजेज हैं उन्होंने बैक्टीरिया को क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उन मैक्रोफेजेज के अंदर भी अपनी ग्रोथ क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। वहाँ पे भी इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो एल्वियोलाइज है लंग्स के अंदर, वहाँ पे ये जमा हो जाएगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करेगा और वापस क्या होगा, ये इसके चारों तरफ क्या होगी, इसके चारों तरफ क्या होगी, जो मैक्रोफेजेज हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह है, वो जनरेट होगी, ठीक है। वाइट क्या होगा, यहाँ पे मैक्रोफेजेज वगैरह यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है और यहाँ पे क्या बना लेगी, कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिसको मोस्टली हम गोन कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। मोस्टली क्या बना लेगी, गोन कॉम्प्लेक्स बना लेगी या ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन कर लेगी, या क्या कर लेगी, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा। किसका फॉर्मेशन कर लेगी, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन कर लेगी, ठीक है। और अगर लंग्स के अलावा अगर ये लंग्स को छोड़ के कहाँ चली गई, बॉडी के अदर पार्ट्स में चली गई, तो क्या कोज कर सकती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे कोज हो सकता है। तो यह थी इसकी पैथोजेनेसिस। और मोस्टली अब हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर, जो बोवाइन एनिमल्स हैं, मोस्टली कौन से एनिमल्स हैं, बोवाइन एनिमल्स हैं। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस कर रहा था, जो भी मोस्टली दूध देने वाले जो पशु है, जैसे काऊ वगैरह है, बफेलो है, गोट वगैरह है, मोस्टली काउज वगैरह को अफेक्ट करता है, ठीक है। काउज वगैरह में कोज करेगा। और मोस्टली जो एनिमल्स हैं, मोस्टली जैसे काऊ है, काऊ को ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। काऊ के अंदर क्या ट्यूबरक्लोसिस है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस बोल रहे हैं। माइकोबैक्टीरियम जो बोविस है वो क्या कोज कर रहा है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस कोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काउस के जो उडर पार्ट है, किसको अफेक्ट करेगा, ये उडर पार्ट को। जो उडर है, कौन सा पार्ट, उडर पार्ट, जो थन वाले पार्ट है, जहां से मिल्क सिक्रिएट हो रहा है, मिल्क हम निकाल रहे हैं, उडर पार्ट से मोस्टली मिल्क निकालते हैं, जिसको हिंदी में हम बोले थन बोलते हैं। जहां से मिल्क निकल रहा है वहां पे अफेक्ट करेंगे, वहां पे लीजन्स प्रोड्यूस कर देंगे। और अगर वहां से जो मिल्क निकल रहा है उसको हम इनहेल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को हम क्या करें, कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन के अंदर भी क्या कोज कर सकता है, ट्यूबरक्लोसिस कोज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसकी पैथोजेनेसिस। और लगभग सबको समझ में आ गई होगी पैथोजेनेसिस मोस्टली कौन सी कोज करता है, ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था 1882 में, ठीक है। इसलिए इसको कोच फिनोमिनोन भी बोलते हैं। और ये एक सोशल जो कंडीशन है उसको भी इंडिकेट कर रही है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अगर लंग्स अफेक्टेड है तो कौन सी ट्यूबरक्लोसिस हो गई, पल्मोनरी हो गई। और अगर लंग्स के अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स अफेक्टेड है तो कौन सी हो गई, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन है, ठीक है, ब्लड है, जिसको हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया की कंडीशन भी बोलते हैं। और मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है अगर ब्रेन के अंदर है ट्यूबरक्लोसिस। अगर मेनिंजाइटिस है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, वो डेंजरस कंडीशन हो सकती है। और अगर सेप्टिसीमिया की कंडीशन है, किसकी वजह से,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो ये डेंजरस कंडीशन हो सकती है। और जो मोस्ट कॉमन कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी 85% के लगभग केसेस अपने को फेफड़ों के टीबी के देखने को मिलते हैं। लंग्स का जो टीबी है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो 15% केसेस हैं वो किसके देखने को मिलेंगे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये होगी अपनी पैथोजेनेसिस। और जो मोस्टली अगर हम बात करें फीमेल्स के अंदर की, अभी हम बात कर लेते हैं जो फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस होगा वो होगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो ट्यूबरकुलोसिस होगा फीमेल्स के अंदर, मोस्ट कॉमन साइट होगी वो क्या होगी? फेलोपियन ट्यूब होगी। यानी फीमेल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, तो ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। लगभग सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं एलर्जिक टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं मोन्टेक्स टेस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं पीपीडी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की हम बात करते हैं। इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस को अगर आइडेंटिफाई अपने को करना है तो हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? एक प्रकार से एलर्जिक टेस्ट हम इसको बोल सकते हैं, या फिर मोन्टेक्स टेस्ट, पीपीडी टेस्ट, या फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। कौन सा टेस्ट? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। इसमें हम क्या ले रहे हैं? ट्यूबरकुलिन प्रोटीन यूज में ले रहे हैं। मोस्टली क्या यूज में ले रहे हैं? ट्यूबरकुलिन प्रोटीन हम यूज में ले रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी हम बोल सकते हैं। तो कितने नाम हो गए? एलर्जिक टेस्ट हो गया, एक प्रकार से क्या है? एलर्जिक टेस्ट है। ठीक है, और इसको हम पीपीडी टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या ले रहे हैं हम? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव हम यूज में लेते हैं। पीपीडी का मतलब क्या है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ये हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं पीपीडी, ट्यूबरकुलिन टेस्ट और मोन्टेक्स टेस्ट। क्या है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट और मोन्टेक्स टेस्ट हम बोलते हैं। और मोस्टली किस प्रिंसिपल पे बेस है ये? किस सिद्धांत पे बेस है? अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो ये बेस है, जब आपने पढ़ी होगी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, और हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी उसमें उसका फोर्थ टाइप आपने पढ़ा होगा, डिलेड और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी का जो प्रिंसिपल है उस पे ये क्या है? बेस है। जो मोन्टेक्स टेस्ट है और ट्यूबरकुलिन टेस्ट है किस पे बेस है? कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है? ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? हाइपर सेंसिटिविटी का जो फोर्थ टाइप था, डिलेड और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वहां पे भी आपने पढ़ा था ट्यूबरकुलिन टेस्ट, उस सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, और मोस्टली होता क्या है? इसमें हम यूज में लेते हैं 0.5 ml ऑफ पीपीडी। पहले मोस्टली हम बात करें इसके रिएजेंट्स हम यूज में लेते थे, एक तो होता था ओल्ड ट्यूबरकुलिन। अगर रिएजेंट्स की हम बात करें तो ओल्ड ट्यूबरकुलिन हम यूज में लेते थे। मीन क्या है? ओल्ड ट्यूबरकुलिन, और एक है पीपीडी, प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ये दो रिएजेंट हम यूज में लेते थे। लेकिन जो ओल्ड ट्यूबरकुलिन है इसके बारे में सबसे पहले बताया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था। लेकिन ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इंजरियस हो सकता है। किसी पर्सन में अगर हम ओल्ड ट्यूबरकुलिन यूज कर सकते हैं तो ये क्या कर सकता है? वहाँ पे इंजरी वगैरह कोज कर सकता है या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको हम यूज में नहीं लेते हैं। उसकी जगह हम यूज में लेते हैं पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं इसके रिएजेंट्स, जो केमिकल एजेंट हम यूज में लेते हैं, ओल्ड ट्यूबरकुलिन को हम यूज में नहीं ले रहे, उसकी जगह हम यूज में ले रहे हैं पीपीडी। जो पीपीडी है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स हैं, वो हम यूज में लेते हैं। और मोस्टली कितना यूज में ले रहे हैं? 0.5 ml। 0.5 ml हम सिरिंज के अंदर लेंगे। ठीक है, और इसको इंजेक्ट करेंगे इंट्राडर्मली। जो फ्लेक्सर एस्पेक्ट है, फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म है, उस पर हम क्या कर रहे हैं? इंजेक्ट कर रहे हैं। कौन से रूट के थ्रू? इंट्राडर्मली। फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे हम क्या कर रहे हैं? इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद में हम इस साइट को एग्जामिनेशन करते हैं कब? 48 to 72 हावर्स के अंदर। 48 to 72 हावर्स के अंदर हम इसको क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे। ठीक है, यानी 48 से 72 घंटे के बाद में अगर हम इसको देखते हैं तो अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखने को मिलेगी। इन ड्यूरेशन ऑफ 10 mm और मोर इज
कंसिडर्ड पॉजिटिव। यानी इन ड्यूरेशन यानी जो लोकल इडिमा है, लोकल स्वेलिंग वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। इन ड्यूरेशन का मतलब एक प्रकार से इडिमा की कंडीशन हम बोल सकते हैं, स्वेलिंग बोल सकते हैं, वहां पे रेडनेस होगी, ठीक है। जैसे हम 48 to 72 आवर्स के बाद में उसको एग्जामिन करेंगे तो वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी इदमा वगैरह देखने को मिलेगी, स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी। और जो स्वेलिंग है वो कितनी है, 10 mm से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। क्या है, 10 mm से उसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, तो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव टेस्ट क्या करेगा, रेड एरिया को इंजेक्ट कर रहा है, जो इंजेक्शन साइट है उसको लीड कर रहा है, ठीक है। यानी मोस्टली हमने पीपीडी इंजेक्ट करवा दिया, इंट्राडर्मली हमने फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म पे इंजेक्ट करवाया, उसके बाद में हम 48 से 72 घंटे के बाद में उसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को रेडनेस देखने को मिल सकती है, इरिदमा देखने को मिल सकती है। और जो इरिदमा और रेडनेस है वो क्या है, 10 mm जो उसका डायमीटर है और या उससे ज़्यादा है, तो टेस्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। टेस्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर हम इंटरप्रिटेशन करें कि जो रिजल्ट है वो अपने पास क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट है कि जो इंड्यूरेशन है या जो इडिमा की स्वेलिंग की कंडीशन वो क्या है, 6 mm से भी क्या है, कम है, लेस देन 6 mm है। जो डायमीटर कितना आ रहा है अपने का, जहाँ पे हमने ट्यूबरकुलिन जो प्रोटीन इंजेक्ट करवाया था, पीपीडी इंजेक्ट करवाया था, उसकी जो इंड्यूरेशन है उसका डायमीटर कितना है, 6 mm से भी कम है। तो टेस्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। टेस्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। टेस्ट कैसा होगा बेटा जी, नेगेटिव होगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है इंडिविजुअल, ठीक है, प्रीवियसली अनवैक्सीनेटेड है, सॉरी, अगर प्रीवियसली अनवैक्सीनेटेड है इंडिविजुअल तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बीसीजी प्रोवाइड करवा सकते हैं, बीसीजी दे सकते हैं। वहां पे कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होगा क्योंकि क्या है, नेगेटिव है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी वहाँ पे, किसी प्रकार कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, बीसीजी के जो वैक्सीन है वो दे सकते हैं। वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। अगर कौन सी कंडीशन है, जो इंड्यूरेशन है या जो स्वेलिंग है, इरिदमा है, वो क्या है, 6 mm से भी कम है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, बीसीजी की वैक्सीन लगा सकते हैं। और किस कंडीशन में, अगर प्रीवियसली उस बच्चे को बीसीजी की वैक्सीन नहीं लगी हो, बीसीजी की वैक्सीन नहीं लगी हो, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 mm और ग्रेटर। 6 mm से तो क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन 15 mm से क्या हो, कम हो। 15 mm से क्या हो, कम हो। 6 mm से तो ज़्यादा है लेकिन क्या है, 15 mm से क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपर सेंसिटिव हो सकता है पर्सन। जो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन है, ट्यूबरकुलिन प्रोटीन है, उसके प्रति पर्सन क्या हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव हो सकता है। और वो किस वजह से देखने को मिल सकता है, यानी जो रिएक्शन देखने को मिल किस वजह से है, मे बी ड्यू टू प्रीवियस टीबी इन्फेक्शन। यानी उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, या उस इंडिविजुअल के अंदर क्या हो सकता है, प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ हो ट्यूबरकुलोसिस का, तो उस वजह से जो स्वेलिंग है मोर देन 6 देखने को मिल सकती है, 15 से कम देखने को मिल सकती है। या फिर बीसीजी का वैक्सीन लगा हो, बीसीजी का जो वैक्सीन है वो हमने उसको लगाया हो, या फिर माइकोबैक्टीरिया के एक्सपोजर में आया है, पर्सन को क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो सकता है, 6 mm से ज़्यादा और 15 mm से इसका जो डायमीटर है वो कम देखने को मिल सकता है। तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। और इस कंडीशन में हम उसको बीसीजी का वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो बीसीजी का वैक्सीन है वो क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट है, क्योंकि पर्सन क्या है, हाइपर सेंसिटिव है, उसमें प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उसमें क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, जो बैक्टीरिया उसके एक्सपोजर में वो आ चुका है। और लास्ट जो रिजल्ट आएगा अपने पास, मोर देन 15 mm, जो इंड्यूरेशन है वो क्या होगी, 15 mm से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में क्या है, पर्सन क्या है, स्ट्रोंगली हाइपर सेंसिटिव है, ट्यूबरकुलिन प्रोटीन से क्या है, स्ट्रोंगली हाइपर सेंसिटिव है पर्सन। और उसमें क्या है, जो डिजीज़ है वो प्रेजेंट है कि उसमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। मोस्टली जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं बोलते हैं, कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस का कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि उसमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है अगर जो स्वेलिंग है वो क्या हो, ज़्यादा हो, मोर देन
50 mm हो तो इस कंडीशन में भी हम वैक्सीनेशन नहीं देंगे और आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्सन को क्या कर देंगे, सुपरविजन के अंदर भेज देंगे कि उसमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो हम जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट वगैरह करवा के, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है बैक्टीरियल कल्चर करवा के, स्पेसिमेन कलेक्ट करके या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर उसमें क्या है ट्यूबरकुलोसिस है तो हम कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास ट्यूबरकुलिन टेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने पास क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को किस तरीके से हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं। यानी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा जी, स्पेसिमेन का कलेक्शन कर रहे हैं। और स्पेसिमेन का कलेक्शन मैंने बताया था किस आधार पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फेक्टेड साइट, यानी कौन सी साइट क्या है, अफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल जैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, कौन सी कंडीशन है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। कौन सी कंडीशन है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो इस कंडीशन में क्या है, लंग्स के अंदर ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन है तो हम स्पुटम वगैरह को कल्चर कर सकते हैं, स्पुटम कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंग्स के अंदर है और वहां से हम क्या कर सकते हैं, स्पुटम कल्चर कर सकते हैं। या फिर जो लेरिंजियल स्वेब है, लेरिंजियल जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस है, ब्रोंकियल सिक्रीशंस वगैरह भी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करते हैं तो स्पेसिमेन के रूप में हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, स्पुटम कलेक्ट कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा हम लेरेंजियल जो सिक्रीशंस है या ब्रोंकियल सिक्रीशंस है वो भी क्या कर सकते हैं, हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जो चिल्ड्रंस की बात करें, न्यूबॉर्न की बात करें तो उसमें गैस्ट्रिक जो सिक्रीशंस है, गैस्ट्रिक कंटेंट भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो क्या कर लेता है, कई बार एनग्लफ कर लेता है, स्पुटम को क्या कर लेता है, निगल लेता है। तो उस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। और मोस्टली वो किसमें कर सकते हैं, जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न है या जो इन्फेंट है उसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड है वो क्या कर लेगा, उसको स्वेलो कर लेगा, यानी निगल लेगा। जो स्पुटम उसको क्या कर लेता है, स्वेलो कर लेता है। तो उस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक कंटेंट भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिमेन के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो होगी किसकी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी की। अगर कंडीशन है, अगर क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। कौन सी कंडीशन है बेटा जी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको हम बोल सकते हैं ईपीटीबी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली अलग अलग बॉडी पार्ट्स में देखने को मिलेगा, लंग्स को छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है। जैसे ब्रेन के अंदर है तो मेनिंजाइटिस की कंडीशन हो सकती है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो क्या कोज हो सकता है ब्रेन के अंदर, मेनिंजाइटिस। और अगर मेनिंजाइटिस है तो इसमें हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं, सीएसएफ। क्या कर सकते हैं, सीएसएफ हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लो सेप्टिसीमिया है, सेप्टिसीमिया की कंडीशन है, यानी ब्लड के अंदर इंफेक्शन है, तो हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं, ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिमेन के रूप में। और अगर क्या है, मोस्टली यूटीआई है, किडनी वगैरह के अंदर है, किडनी या यूटीआई इन्फेक्शन कोज कर रहा है, तो हम यूरिन भी कल्चर कर सकते हैं। तो जो हम बात करें स्पेसिमेन कलेक्शन की, वो किसके आधार पे है, इन्फेक्टेड साइट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमेशा स्पेसिमेन कल्चर करते हैं। चाहे कोई सी भी डिजीज कंडीशन हो, चाहे कोई सी भी डिजीज कंडीशन हो, वो जिस साइट को इन्फेक्ट कर रही है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करवाते हैं, उसको कल्चर करवाते हैं। मोस्टली उसके बाद में हम उसको क्या करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे। या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं, जैसे हमने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में हम क्या करें, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मैंने बताया था, जो स्पेसिमेन लिया है हमने, जो भी स्पेसिमेन लिया है हमने, उसका क्या करेंगे, हम
स्लाइड पे स्मीयर बनाएंगे, स्लाइड पे एक स्मीयर हमने फिक्स किया, उसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। और मोस्टली किसके द्वारा स्टेन होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? एसिड फास्ट स्टेनिंग या ZN स्टेनिंग, ZN स्टेनिंग के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं झील, नील्सन स्टेनिंग, नेल्सन स्टेनिंग हम बोलते हैं। इसके द्वारा अगर हम स्टेन करते हैं, जो डाइज वगैरह हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है, जैसे स्टेन किया तो बैक्टीरिया कैसा दिखाई देगा अपने को? ब्राइट रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का दिखाई देगा। जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा? ब्लू कलर होगा। बैकग्राउंड कैसा होगा बेटा जी? ब्लू कलर का होगा, ठीक है। और इसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, अंडर किसके अंडर देखते हैं? ऑयल इमर्जन लेंस के अंदर। ऑयल इमर्जन जो लेंस है उसके अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखते हैं। इसके अंदर अलग अलग फील्ड्स के अंदर अगर अपने को बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको ग्रेडिंग सिस्टम में डिवाइड करते हैं। अंडर ऑयल इमर्जन लेंस के थ्रू देख रहे हैं तो मोस्टली हम बोल सकते हैं जैसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। आप समझना, अच्छी तरह समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो बैक्टीरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं किसके अंदर? ऑयल इमर्जन फील्ड के अंदर। तो मोस्टली यहां पे हम लिखते हैं साइड में AFB सीन इन ऑयल इमर्जन फील्ड, ठीक है। ऑयल इमर्जन फील्ड हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो रिपोर्ट होगी अपने पास वो क्या होगी, ठीक है। एक प्रकार से ऑयल इमर्जन फील्ड की हम बात कर सकते हैं। इस तरह का एक फील्ड देखने को मिलेगा अपने को माइक्रोस्कोप से के थ्रू। अगर हम देखेंगे ऑयल इमर्जन लेंस के थ्रू तो इस तरीके का फील्ड देखने को मिलेगा। और मोस्टली लगभग 300 या 100 फील्ड, अलग अलग फील्ड्स हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, कहीं पे आप 100 भी पढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके का फील्ड वहाँ पे देखने को मिलेगा। AFB सीन की अगर हम बात करें, 0 सीन देखने को मिल रहा है 300 फील्ड्स के अंदर। 0 देखने को मिल सकता है, या फिर 1 से 2 देखने को मिल सकता है 300 के अंदर, या फिर हम बात करें क्या 1 से 9 देखने को मिल सकता है पर फील्ड के अंदर, सॉरी 100 फील्ड के अंदर, या फिर लगभग 10 देखने को मिल सकते हैं 100 फील्ड्स के अंदर, या फिर मोर देन 10 है, मोर देन क्या है 10 है। मोस्टली यहाँ तक हम समझते हैं 1 to 9 पर 100 फील्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 300 फील्ड्स पे हैं, ठीक है। ये अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें AFB के अंदर, अगर हम देख रहे हैं AFB जो है एसिड फास्ट बेसिलाई है, कितने सीन हो रहे हैं किसके अंदर? ऑयल इमर्जन फील्ड के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इस फील्ड के अंदर अपने को एक भी AFB दिखाई नहीं दे रहा है, एक भी AFB दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। रिजल्ट कैसा आ रहा है अपने पास? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। मोस्टली अगर हम मान लेते हैं 1 से 2 दिखाई दे रहे हैं, कितने फील्ड्स के अंदर? जो 300 फील्ड है टोटल, उसके अंदर अपने को 2 या फिर 1 दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? डाउटफुल कंडीशन हो सकती है, डाउटफुल कंडीशन हो सकती है। वापस से हम क्या करेंगे? रिपीट स्मीयर करेंगे, रिपीट स्मीयर हम कर सकते हैं, या कि हम वहाँ पे पॉजिटिव हो भी सकता है पर्सन, वहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एसिड फास्ट बेसिलाई वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मोस्टली डाउटफुल कंडीशन होगी, लेकिन अगर 1 से 9 दिखाई दे रहे अपने को 100 फील्ड्स के अंदर ही, तो वहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और उसको इस हिसाब से हम क्या करते हैं? ग्रेडिंग देते हैं, ठीक है। इस तरीके से बढ़ जाएगा, 10 पर 100 फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो +2 दे देंगे, ठीक है। इसी तरह 10 या 10 से ज़्यादा एक फील्ड के अंदर ही अपने को क्या दिखाई दे रहे हैं? 10 या 10 से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर फील्ड के अंदर ही क्या है? 10 है, तो और फील्ड्स के अंदर भी अपने को क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं? ग्रेडिंग सिस्टम में डिवाइड करते हैं, जैसे +3 या +4 हमने उसको दे दिया। तो ये हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन है उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? उसको जो एसिड फास्ट बेसिलाई है उसको हम सीन कर रहे हैं, और ऑयल इमर्जन लेंस के अंदर हम करते हैं, और अलग अलग फील्ड्स के अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे 0 जो 300 फील्ड है उसके अंदर 0 दिखाई दे रहा है तो टेस्ट नेगेटिव है, और अगर 1 से 2 दिखाई दे रहे हैं 300 पूरे जो 300 फील्ड है उसके अंदर
1 से 2 एसिड फास्ट बेसिलाई दिखाई दे रहे हैं, तो टेस्ट कैसा होगा, डाउटफुल हो सकता है। कैसा हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है, वहाँ पे हो भी सकता है ट्यूबरक्लोसिस, नहीं भी हो सकता है। तो हम वापस से क्या करेंगे, स्मीयर को रिपीट करेंगे, ठीक है। और अगर क्या है 100 फील्ड के अंदर अपने को 1 से 9 दिखाई दे रहे हैं, यानी 1 से 9 दिखाई दे रहे हैं इन फील्ड्स के अंदर, पर 100 फील्ड के अंदर ही, तो क्या होगा, +1 पॉजिटिव है, वहाँ पे एसिड फास्ट बेसिलाई है, और उसको हम 1+ दे देंगे। इसको ग्रेड के हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे डिवाइड करते जाएंगे। तो ये हो गया अपना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो ये टेस्ट होता है वो होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट। ऑयल इमर्जन फील्ड के थ्रू जो हम जो देख रहे हैं एसिड फास्ट बेसिलाई, वो क्या है, कन्फर्मेटिव टेस्ट है। इसके द्वारा हम कन्फर्म कर सकते हैं कि पर्सन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड हम करवा सकते हैं कल्चर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात के बाद में हम बात करें तो हम क्या करवा सकते हैं, कल्चर करवा सकते हैं। कल्चर में वही कंडीशन होगी, वही टेम्परेचर होगा और वही मीडियम होगा, उसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, उसको कल्चर करवा रहे हैं, ठीक है। कल्चर हमने करवा लिया बैक्टीरिया को। सेकंड अपने पास क्या था, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। थर्ड हम क्या करवा रहे हैं, उसको कल्चर। कल्चर की अगर हम बात करें तो कल्चर में क्या होगा, हम कल्चर करवा रहे हैं, कल्चर में वही टेम्परेचर, बैक्टीरिया कैसा है, ऑब्लिगेट एरोब है, तो जो उसका मीडियम होगा एरोबिक नेचर होगा, मीडियम का टेम्परेचर वही बॉडी टेम्परेचर है। इसके अलावा कौन कौन से मीडियम हम यूज में ले सकते हैं, मोस्टली एलजे मीडियम हम यूज में लेते हैं, उसकी कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है, उसको हम कल्चर करवाएंगे। कॉलोनीज कैसी अपीयर हो रही है, वहाँ पे कॉलोनीज कैसी दिखाई दे रही है, जो हमने शुरू में कल्चर पढ़ा था उस तरह की कॉलोनीज अपने को दिखाई देगी। वहाँ पे जो रिंकल्ड सरफेस है उस पर कैसी दिखाई देगी, जैसे बफ कलर ड्राई है, और जो स्मूथ सरफेस है उस पर कैसी दिखाई देगी, यानी वाइट टू येलो कलर की, क्रीमी वाइट टू येलो कलर की वो कॉलोनीज अपने को दिखाई देती है। वो किसमें हम पढ़ते हैं, कल्चर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम कर सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट आपने पढ़े होंगे एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर, जैसे एलाइजा है। कौन से टेस्ट हैं, एलाइजा टेस्ट हम कर सकते हैं, एलाइजा टेस्ट हम कर सकते हैं। और अलग अलग टाइप होते हैं एलाइजा के, जैसे सैंडविच है, इनडायरेक्ट है और कंपिटेटिव एलाइजा है, ठीक है। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो करते हैं। प्रेसिपिटेशन टेस्ट या फिर जो एग्लूटिनेशन टेस्ट वगैरह है, ये किसके अंदर आते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो हम जो एलाइजा वगैरह है वो टेस्ट हम कर सकते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। या फिर जो हम पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो ये सारी चीज़ें हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बाद में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके मैनेजमेंट की, जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट या जो मैनेजमेंट है वो क्या होगा। माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस, अगर किसी को क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसके अंदर हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज में ले सकते हैं। तो मोस्टली इसमें 2 ड्रग्स हम यूज में लेते हैं, एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, एक सेकेंड लाइन ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट की हम बात करें तो 2 टाइप के ट्रीटमेंट अपने को देखने को मिलते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पेटाइन, रिफाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। ये क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर है, एंटीबायोटिक्स हैं, जबकि ये भी क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। साइक्लोसेरिन है, इथियोनामाइड है, लीवोफ्लोक्सासिन है, मोक्सीफ्लोक्सासिन है, गेटिफ्लोक्सासिन है, ठीक है। पी एमाइनोसैलिसाइलिक एसिड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अमिकासिन, केनामाइसिन या कैप्रियोमाइसिन्स हैं। ये किस में आती हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या इसका मैनेजमेंट है। और अगर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो मोस्टली अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है किसी पर्सन के अंदर, ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो पर्सन है वो क्या हो सकता है, रेजिस्ट हो सकता है इन ड्रग्स के प्रति, क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस शो कर सकता है। मान लो क्या हो सकता है, यहाँ पे पर्सन ने
को हमने ये ट्रीटमेंट दे दिया, ड्रग्स देके घर भेज दी, और पर्सन क्या कंटिन्यूस ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है ट्रीटमेंट के अंदर, 2 दिन छोड़ दी फिर ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा इनके खिलाफ, जो ड्रग्स हैं उनके खिलाफ क्या कर लेगा, रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेगा। अगर मान लो जो 2 ड्रग है, मोस्टली एक ड्रग के खिलाफ क्या हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मोनो रेजिस्टेंस टीबी, मोनो रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। यानी जो आइसोनियाजाइड है और रिफाम्पिसिन है, जो रिफाम्पिसिन है उसको छोड़ के, उन दोनों को छोड़ के बाकी किसी एक ड्रग से क्या हो गया, रेजिस्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोनो रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसी कंडीशन में हम क्या देंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट ही उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लो इन दोनों को छोड़ के किससे हैं, 2 या 2 से अधिक ड्रग से क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉली रेजिस्टेंस, पॉली रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। यानी 2 या 2 से अधिक ड्रग से क्या है, पर्सन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, लेकिन 2 को छोड़ के है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं, पॉली रेजिस्टेंस। यानी उसमें नहीं है आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, क्योंकि जो आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन है वो क्या है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स हैं ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। अगर हम बात करते हैं आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन की, तो ये क्या है बेटा जी, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स हैं। और जो आइसोनियाजाइड है मोस्ट टॉक्सिक ड्रग भी होती है, यानी टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होने की वजह से हम इसको देते हैं। और अगर आइसोनियाजाइड की हम बात करें तो इसको INH से भी WHO ने रिप्रेजेंट किया है। तो WHO है उसने किस नाम से रिप्रेजेंट किया है, INH। यानी मोस्टली इंजरी करती है, क्या करेगी, इंजरी कहाँ पे, नर्व सेल्स हैं और हिपेटिक जो सेल्स हैं, मोस्टली कौन सी सेल्स, नर्व सेल्स को, और जो हिपेटिक है, हिपेटिक सेल्स को क्या करती है, इंजरी करती है। यानी मोस्ट टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है किस पे, नर्व सेल्स पे और लिवर्स पे क्या करती है, मोस्ट टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसलिए इसको नर्व सेल को टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, विटामिन जो B6 है, विटामिन B6 या पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन की टैबलेट भी साथ में देते हैं, जो कि मोस्टली विटामिन B6 है, वो नर्व को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो पॉली रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो क्या होगा, अगर 2 ड्रग्स को छोड़ के, जो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स हैं आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, उनको छोड़ के क्या है, पर्सन अदर ड्रग्स से क्या है, रेजिस्टेंस, उसको हम बोल रहे हैं पॉली रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इन 2 ड्रग्स से भी क्या हो जाए, रेजिस्ट हो जाए, मान लो पेशेंट क्या हो गया, 1 2 3 इन ड्रग्स से क्या हो गया, रेजिस्ट हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, इन दोनों इफेक्टिव ड्रग्स भी उसमें क्या है, इंक्लूड है, दोनों इफेक्टिव ड्रग्स भी क्या उसमें इंक्लूड है, तो इसको हम बोलते हैं MDR-TB, MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। क्या बोल रहे हैं बेटा जी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हम बोल रहे हैं। यानी इसमें 2 ड्रग्स, दोनों जो इफेक्टिव ड्रग्स है वो भी क्या है, इंक्लूड है। तो MDR-TB वहाँ पे अकर हो जाता है। यानी ये जो सारी ड्रग्स हैं, जो दोनों इफेक्टिव ड्रग्स है, वो उस बैक्टीरिया पे कुछ इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स। ठीक है, तो ये है इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की हम बात करें। और लास्ट में हम बात करते हैं इसके प्रोफाइलेक्सिस की। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोफाइलेक्सिस या इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस। और आपने पढ़ा होगा जो BCG का वैक्सीन है, एट बर्थ पे हम देते हैं बच्चे को, जैसे ही बच्चों का जन्म होगा उस कंडीशन पे हम BCG वैक्सीन लगाते हैं। कौन सा वैक्सीन लगाते हैं, BCG वैक्सीन देते हैं। और BCG की फुल फॉर्म की हम बात करें तो बेसिलस, और बेसिलस तो किससे लिया गया है, यहाँ पे बैक्टीरिया से है। क्लेमेट क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, गुरियन। और जो ये तो कौन है, अल्बर्ट क्लेमेट और कैमिले गुरियन ने क्या कहते हैं, इसको डिस्कवर किया था। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिले क्लेमेट गुरियन या BCG। बेसिलस तो किससे लिया गया, बैक्टीरिया से। जबकि जो C और G है, क्लेमेट और गुरियन है, वो क्या है, साइंटिस्ट है। इन्होंने इसको क्या किया था,
डिस्कवर किया था इस वैक्सीन को। यानी हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे 0.1 ml वैक्सीन हम क्या करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं आफ्टर बर्थ इंट्राडर्मली, इंट्रा आईडी हम इंजेक्ट करवाएंगे, ठीक है। कब, एट बर्थ। अगर बर्थ पे नहीं लगती है तो हम 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर कभी भी लगा सकते हैं, 1 साल के अंदर कभी भी लगा सकते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर भी इसको हम दे सकते हैं। और बीसीजी क्या एक लाइव एटीन्यूटेड स्ट्रेन है जो किससे बनी हुई है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, बीसीजी जो वैक्सीन है वो किससे बनी हुई है, माइकोबैक्टीरियम बोविस के जो स्ट्रेन है उससे बनी हुई है। और कैसी है, लाइव एटीन्यूएटेड है, लाइव कंडीशन है। वैक्सीन कैसी है, लाइव है, लेकिन उसकी जो एंटीजेनिसिटी पावर है वो क्या है, वीक है, ताकि जैसे ही हम इसको इंजेक्ट करवाएंगे बॉडी के अंदर तो ये डिजीज कंडीशन कोज नहीं करेगी, लेकिन इम्यूनिटी डेवलप करेगी बॉडी के अंदर। और मोस्टली ये हाइपर स्टिमुलेट करती है किसको, जैसे हम वैक्सीन लगवाएंगे, बीसीजी वैक्सीन देते हैं तो ये क्या करती है, हाइपर सेंसिटिव माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को इंड्यूस करती है और उसके खिलाफ क्या बनेंगे बॉडी के अंदर, जो एंटीबॉडीज हैं, जो मेमोरी है, लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होगी वहाँ पे डेवलप होगी। तो ये था अपना आज का टॉपिक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बैक्टीरिया। थैंक यू।